गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो हरियाणा की इकोनॉमी है, हरियाणा की जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने हरियाणा की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसको काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपनी क्लास को वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं और ये हमारे पास सबसे पहले रहेगा भाई अपनी एक योजना है और ध्यान रखेंगे ये अपने सिलेबस में दे रखा है कि योजना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये कार्यक्रम किसके लिए लेके आए थे। तो ये जो हमारा एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, एमएसएमई में रोजगार का सृजन करना, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये जो हमारी स्कीम है वो लेके आई गई थी। कौन सी? तो ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। तो इसको इतना सा आपको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र में हम बढ़ावा देने के लिए इसको लेके आए थे। उसके बाद हरियाणा, ये है हमारे पास खादी, हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहां पर रहेगा। तो मेरे भाई साहब ध्यान रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है वो हमारा पंचकुला में रहने वाला है। कहां पर रहेगा? पंचकुला में स्थित रहेगा। ठीक है, किसका? जो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है, इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसकी बात की थी और कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद बात आती है हरियाणा ने खनन की नीलामी के लिए, खनन की नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल है ये बनाया है। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, वो हमारे पास ई नीलामी पोर्टल हो जाएगा। क्या ई नीलामी पोर्टल है? वो किसके लिए बनाया है? तो खनन, जो भी हमारा खनन है, जो भी हमारी खानें हैं, उनकी नीलामी के लिए ये जो पोर्टल है ये हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद बात आती है कि ई शासन पोर्टल है, ये किसके लिए बनाया गया। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। खनन की नीलामी के लिए ई नीलामी जो पोर्टल है वो बनाया गया है, जबकि ई शासन पोर्टल की अगर बात की जाए तो ये खनिज भंडार का जो लाइसेंस है वो प्रदान करेगा, स्टोन क्रेशर का लाइसेंस हो जाएगा, ईंट मिट्टी खुदाई का परमिट और साधारण मिट्टी के लिए परमिट, यानी कि इन चीजों की जो खनन है उनको करने के लिए जो परमिट लेना होगा, जो लाइसेंस लेना होगा, उसके हम आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर जाकर। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए क्या किया जा सकता है? तो हम कहेंगे ये आवेदन यहां पे किया जा सकता है। तो ई शासन पोर्टल है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इसका भी जिक्र हमारी जो हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसमें किया गया है। उसके बाद बात आती है विद्युत की, और ध्यान रखेंगे विद्युत की कुल स्थापित जो क्षमता है हरियाणा में, जो क्षमता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिला के वो टोटल कितनी होने वाली है। तो ध्यान रखेंगे ये 13,522 मेगावाट में रहेगा। तो ये मेगावाट में ही डाटा है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत की कुल स्थापित क्षमता हो जाएगी। अगर मैं विद्युत की जो कुल जो हमारे पास ये कितनी जो बिजली है इसका उत्पादन हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे 4,74,234 लाख किलोवाट। ठीक है, लाख किलोवाट ये हो जाएगा। जबकि हमारी बेची गई बिजली कितनी है? 4,09,947 लाख किलोवाट है। उसके बाद राज्य में बिजली के उपभोक्ता, बिजली के जो कनेक्शन है वो राज्य में कितने लगे हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई 75,79,595 राज्य में क्या हो जाएंगे? कनेक्शन हो जाएंगे। टोटल उपभोक्ता, बिजली उपभोक्ताओं की संख्या हो जाएगी। संख्या भी ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि सीईटी में पूछ लिया था अटल सेवा केंद्र कितने रहेंगे, तो कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हरियाणा में बिजली की कुल खपत है ये कितनी रहने वाली है? तो हरियाणा में मेरे भाई जो खपत है वो बिजली की कुल कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4,09,947.21 यूनिट है, ये हरियाणा में कुल बिजली की खपत है। उसके बाद आगे आता है 2021-22 में राज्य में निवल लाभ बताना है, और ये निवल लाभ किस सेक्टर में बताना है? विद्युत के सेक्टर में। विद्युत का निवल लाभ, टोटल शुद्ध लाभ कितना है? देखो, ये जो बोर्ड है ये बड़ा घाटे में चल रहा था, लेकिन हरियाणा सरकार ने बिजली का जो उद्योग है, बिजली का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत ज्यादा काम किया है और इस बोर्ड को हम लेके आ गए किसमें? प्रॉफिट में। और ध्यान रखेंगे 263.04 करोड़ का क्या है इसका बेनिफिट है? कब का? 21-22 का। अब देखो 1967-68 में प्रति व्यक्ति आपसे खपत पूछ सकता है, बिजली की खपत कितनी थी प्रति व्यक्ति? तो ये 57 यूनिट हुआ करती थी। ये डाटा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। देखो, मैं बार बार आपसे बताता हूं कि मेरे भाई जो हमारे पास जितना भी डाटा है, जितना भी मैं इस प्रकार की स्लाइड में करवाने का काम कर रहा हूं, वो एक एक डाटा आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 197
जो पेज हैं उनकी पीडीएफ है और बहुत सारा डाटा, इतने डाटा को हम याद नहीं रख सकते, लेकिन उसमें से एक काम की चीज उठाई जाए और उसको ही पढ़ा जाए, ठीक है। अब देखो कम पढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है उनको मार्क्स कर सके, यही हमारी स्मार्ट स्टडी होती है और मैं आप स्मार्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या नाम है, जो अपना एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी उसी दिन मैं सेम जो यहां पे लिखा है वो स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई, वो आपको शेयर कर दी जाएगी। देखो 2021-22 में प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी, तो ये थी 2167 यूनिट। प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी, तो 2167 यूनिट। 21-22 का ही डाटा हमारे पास दे रखा है सर्वेक्षण रिपोर्ट में, जबकि 67-68 में प्रति व्यक्ति खपत कितनी, 57। तो 57 और 21-67 यूनिट है, ये ध्यान रखनी है। अब देखो विद्युत के लेके एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था म्हारा गांव जगमग गांव योजना। और म्हारा गांव जगमग गांव योजना ये क्यों चलाई गई थी, क्योंकि प्रत्येक गांव तक ये लक्ष्य रखा गया कि हम 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराएंगे। तो ये नीचे लिख भी रखा है कि भाई साहब जब ये योजना शुरू की थी तो 105 गांवों को 24 घंटे जो बिजली है वो उपलब्ध कराई गई थी शुरुआत में। और ध्यान रखेंगे ये जनवरी 2016 में इस योजना की शुरुआत होती है। उसके बाद दिसंबर 2022 की अगर मेरे भाई बात करूं तो 5694 गांवों को 2022 तक कवर कर लिया है। ये क्वेश्चन भी आपके सीईटी में पूछा गया था उस समय के डाटा के अकॉर्डिंग कि कितने गांवों को वर्तमान में 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो अब आपको दिसंबर का डाटा ध्यान रखना आगे एग्जाम के लिए 5694, और इसमें जो भी बदलाव होगा वो आपको करंट अफेयर में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या कहती है, 5694 गांवों को 24 घंटे में कवर किया जा रहा है। उसके बाद बात आती है पीएम जो कुसुम योजना है या पीएम कुसुम जो स्कीम है ये किसके लिए लेके आई गई। देखो पीएम कुसुम अगर मैं स्कीम की बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये जो हमारे किसान है इन किसानों को जो सोलर सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो सिंचाई कर सके। और ध्यान रखेंगे ये सोलर सिस्टम इसका बड़े लेवल के ऊपर काम किया जा रहा है। बहुत सारे हजारों में जो सोलर सिस्टम है वो किसानों को प्रोवाइड किए जा चुके हैं और आगे भी ये लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने किसानों को ये प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है, तो आपसे यही पूछेगा ये पीएम है जो कुसुम स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे सोलर सिस्टम से रिलेट हो जाएगी। सोलर वाटर पंप इसको हम कह सकते हैं, सोलर वाटर पंप। और ध्यान रखेंगे सोलर वाटर पंप के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों को 75% सब्सिडी अनुदान के साथ इस चीज को प्रोवाइड करने का काम कर रही है। उसके बाद हमारे पास आता है बायोमास पावर प्रोजेक्ट। ये जो बायोमास पावर प्रोजेक्ट है आपसे ये पूछेगा कि किसके लिए लेके आया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बायोमास की अगर मेरे भाई अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे पराली से ऊर्जा, जो आपको पता है ना पराली जो कि प्रदूषण फैलाती है, उसी से सरकार ने एक और चीज निकाली है कि हम इस पराली का प्रयोग ऊर्जा में भी कर सकते हैं और उस स्कीम का नाम रहेगा बायोमास पावर प्रोजेक्ट जो पराली से ऊर्जा का निर्माण करेगी। और ध्यान रखेंगे ये जैव ऊर्जा जो नीति है इस नीति को अधिसूचित कब किया गया था, बताया कब था कि भाई हम पराली से ऊर्जा भी बना सकते हैं, तो ये 2018 में इसको अधिसूचित किया था। ये जैव ऊर्जा नीति है, ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। उसके बाद आगे बात आती है कि राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी रहेगी। ये हमारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ा है 31,263 किलोमीटर है। ये टोटल लंबाई हो जाएगी किसकी, राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी, 31,263 किलोमीटर। ये डाटा ध्यान रख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा हो जाएगा। अब देखो एक स्कीम चली थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है, इसमें आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि भाई इसको हमारे बजट में कितना आवंटन दिया गया। तो इसकी जो राशि है वो मेरे भाई ध्यान रखेंगे वो कितनी स्वीकृत हुई है, 282.92 की जो राशि है ये स्वीकृत हुई है, ठीक है मेरे भाई। तो 282.92 जो लाख रुपए है इनकी जो राशि है ये स्वीकृत हो गई है किसके, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए राशि पूछी जाएगी पेपर में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हरियाणा में रोडवेज का अधिकृत बेड़ा, मतलब कि भाई साहब कितनी बसें अपने हरियाणा में जो रोडवेज का जो बेड़ा है उसमें आ सकती हैं, तो हमारी क्षमता है 4500 बसों की। 4500 बसों की ये क्षमता रहेगी, लेकिन वर्तमान में इस बेड़े में बसें कितनी है, तो 2581 बसें हैं वो वर्तमान में इस बेड़े में शामिल है, ठीक है। तो हमारा अधिकृत बेड़ा कितने का है, 4500 बसों का, वर्तमान में है कितनी, 2581। अब देखो आपको पता है सरकार ने परिवहन को लेकर एक किलोमीटर स्कीम चलाई थी और ध्यान रखेंगे किलोमीटर स्कीम के तहत टोटल बसें कितनी हो जाएंगी, 562 बसों को चलाया गया है किलोमीटर स्कीम के तहत। बस डिपों की संख्या हरियाणा में कितनी है, 24 बस डिपो है, 22 जिलों में, एक चंडीगढ़ में रहेगा और एक हमारा दिल्ली में रहेगा।
उसके बाद सब डिपो की बात करें तो 13 सब डिपो हो जाएंगे। सबसे पहला सब डिपो जो बना था वो डबवाली बना था सबसे पहला। अगर मैं डिपो की बात करूं तो वो हमारा कौन सा बना था, गुरुग्राम, और उसके बाद अंबाला, ज्यादा फर्क इसमें है नहीं। उसके बाद ध्यान रखेंगे 2022-23 के लिए बसों का आधुनिकीकरण करने के लिए जो बजट पारित किया है वो कितने का दिया है, तो बसों के आधुनिकीकरण के लिए 261.55 करोड़ रुपए का जो बजट है ये प्रस्तुत किया है। 261.55 ध्यान रखेंगे किसके लिए, बसों के आधुनिकीकरण के लिए। और उसके बाद ध्यान रखेंगे 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ महिला को और 65 वर्ष से अधिक वरिष्ठ पुरुष के लिए आपको क्या है कि किराए में 50% की जो छूट है वो दी जाती है। ठीक है, तो हरियाणा में किराए में 50% की छूट किसे मिलेगी, जिसकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है उस महिला को 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष को दी जाती है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज समझ में आई। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि भाई साहब हम क्लास में करवाते हैं आपका पिछला रिवीजन, ये बहुत जरूरी है। ये डाटा है और डाटा को जितनी बार पढ़ोगे उतना ये याद होगा। देखो 2022-23 में प्रचलित भावों के ऊपर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर आपसे पूछ ली जाए तो ये 14.2%। किसमें, ये प्रचलित भावों के ऊपर है, ये ध्यान रखेंगे। 2022-23 में प्रचलित भावों के ऊपर जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है ये कितना है, ये तो बढ़ोतरी बता दी किसमें, प्रतिशत में 14.2, लेकिन कुल उत्पाद कितना है तो आप कहेंगे 9,94,154.08 करोड़ है ये कुल उत्पाद। 2 क्वेश्चन ये 2 स्थिर से भी बनेंगे, तो ध्यान रखेंगे 2022-23 में स्थिर कीमत यानी कि बेस ईयर 2011-12 के अनुसार कुल सकल घरेलू उत्पाद है ये हमारा कितना रहेगा, 6,08,420.26 करोड़ है, ये हो जाएगा। यहां पे 9 है, यहां पे 6 है, ये ध्यान रख लेंगे। ज्यादा कहां पे मिलेगा, प्रचलित भावों पे, कम कहां पे मिलेगा, स्थिर भावों के ऊपर कम मिलेगा। और ध्यान रखेंगे 2022-23 में स्थिर कीमतों के ऊपर जीडीपी में कुल वृद्धि कितनी हुई है, तो ये 7.1% की वृद्धि हुई है। दिख रही है आपको 7.1% की ये क्या हुई है वृद्धि, जबकि भारत की वृद्धि आपसे पूछ ली जाए वो मात्र 7% की। उसके बाद 2022-23 में सकल घरेलू जो राज्य वर्धन मूल्य में कितनी वृद्धि, ये मेरे भाई साहब है ये भारत की ही बात कर दी। यहां पे आएगा सकल राष्ट्रीय जो मूल्यवर्धन है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि हमारी जो जीडीपी है भारत की जीडीपी उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे जी इसमें 7% की वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, संरचना का मतलब है कि भाई साहब किस फील्ड की भागीदारी हमारी जो अर्थव्यवस्था उसमें बढ़ी है। अब देखो अगर मैं बात करूं चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-70 जब से हरियाणा का गठन हुआ ही था और उस समय पे सबसे ज्यादा जो भागीदारी थी हमारी अर्थव्यवस्था में वो कृषि और सहबद्ध क्षेत्र की थी और वो कितनी थी 60.7%। 60.7% को ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास 21.7% ये सेवा के क्षेत्र में रहेगी, जबकि अगर बात की जाए उद्योग के क्षेत्र में तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे 17.6% उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे अधिक आप ध्यान रखेंगे 69-70 चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि का था और सबसे कम उद्योग का था, बीच में सेवा का था। और ध्यान रखेंगे ये हमारी जो जीडीपी है इसका योगदान रहेगा। ठीक है मेरे भाई साहब, जीडीपी में योगदान रहेगा। उसके बाद बात आती है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद में किसकी हुई, सेवा की। तो आपसे ये पूछ लेगा सेवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। उसके बाद 2022-23 में राज्य अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार परिवर्तन, मतलब कि आज की वर्तमान की अगर बात करें तो कृषि वाला जो क्षेत्र वो सबसे बॉटम में जा चुका है, सबसे नीचे 17.4%। सबसे अधिक सेवा का क्षेत्र हो गया कितना 49.4%। ध्यान रखेंगे उद्योग का क्षेत्र कितना 33.2% है, इसको ध्यान रखने का काम करेंगे। मूल्यों में वृद्धि, अब देखो किस मूल्य में कितनी वृद्धि है, तो कृषि और सहबद्ध का क्षेत्र इसमें 5.3 ध्यान रखेंगे, उद्योग के क्षेत्र में 6.3 ध्यान रखेंगे और सेवा के क्षेत्र में 8.4 और टोटल जो जीडीपी में वृद्धि है वो 7.1% होने का अनुमान है। उसके बाद प्रति व्यक्ति निवल आय को ध्यान रखेंगे और जब हरियाणा बना था उस समय पे यानी कि हमारी 1966 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 608 रुपए थी। उसके बाद 21-22 में प्रचलित भावों के ऊपर 2,64,835 जो सीटी में एग्जाम में पूछा गया था ये कितना हो जाएगा 2,64,835। दिख नहीं रहा, इधर से दिख जाएगा। उसके बाद हरियाणा की 2022-23 में प्रचलित भावों के ऊपर आय कितनी हो जाएगी 2,96,685 रुपए हो जाएगी। उसके बाद आगे बात आती है 2021-22 में स्थिर भावों पर हरियाणा की आय ये 1,72 करके ध्यान रखेंगे, जबकि स्थिर भावों के ऊपर 22-23 में 1,81 करके ध्यान रखेंगे। उसके बाद औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में वृद्धि -2.1% की हुई है, सूचकांक ध्यान रखेंगे उद्योग का।
उसके बाद हरियाणा का भारत की जीडीपी में योगदान कितना है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 3.9 का, यानी कि जो हरियाणा की जीडीपी इसका भारत की जीडीपी में जो योगदान है वो 3.9% का मेरे भाई ध्यान रखेंगे। केंद्रीय करों में हमारी हिस्सेदारी कितनी है 2.80 करोड़ की, और हमारे राजकोषीय घाटा कितना है, तो ये हो जाएगा 2.98% का। और हरियाणा राज्य सहकारी वृद्धि ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए भाई इतना ही करते हैं, ठीक है। ये कुछ योजनाएं हैं, इसको अगली क्लास में रिपीट कर लिया जाएगा। अब देखो यहां पे मैंने कुछ नया पढ़ाया, कुछ पीछे का रिवाइज किया, कुछ आपने कल रिवाइज किया, कुछ परसों, इसी प्रकार से इन चीजों को एक बार कहीं से पढ़ लिया और फिर अगर आपने टच नहीं किया, डेली रिवाइज नहीं किया, दिमाग से स्लिप होंगी। जो चीज आपने पहले दिन पढ़ी थी वही चीज आपकी सीक्वेंस में चलनी चाहिए, ठीक है। जब जाके डाटा याद होगा और यहां से 5 से 6 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जब हम इस चीज के लिए श्योर हैं कि यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर भी अगर हम नहीं पढ़ते, फिर भी उनको याद नहीं करते, फिर भी एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, इसमें हमारी गलती है, ना कि उनकी सिलेबस देने वालों की, ठीक है। तो आप अगर कंटिन्यू हमारी क्लास देख रहे हैं, कंटिन्यू अगर जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार से रिवीजन करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारा डाटा है वो याद हो जाएगा। और 50% जो हमारा क्या नाम है, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसको मैं कंप्लीट करा चुका हूं, ये भी बता देता हूं। 50% कंप्लीट कर दिए, 3 टॉपिक बचे हैं, उनको भी जल्दी निपटा दिया जाएगा। अगले 4 से 5 दिन में पूरी जो 197 पेज की पीडीएफ उसका क्रीम आपके सामने रख दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम उस करेंगे क्या, हरियाणा की जो करंट अफेयर है उस वो करेंगे और वहीं से इस चीजों को रिलेट कर देंगे। बजट के बारे में 1-2 क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू क्लास देखनी है। आप कंटिन्यू क्लास नहीं देख रहे, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि भाई अपने यहाँ पे गांव देहात से सभी बच्चे आते हैं और गांव देहात में काम भी चल रहा है, ठीक है। तो उसके साथ आपको मैनेज करना है, छोटी छोटी क्लास से अपनी रहेंगी, तब तक आप अपना काम पूरा कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ही अप्रैल में आप फ्री होंगे तो हम बड़ी क्लास से भी लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आपको कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना है और कंटिन्यू आपको एक विश्वास बना के रखना है और आपको सिलेक्शन जरूर होगा। आपके जो है सीटी मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए प्यारे साथियों, अब मेरा जाने का समय आ गया, मैं आपसे विदा चाहता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।